हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BSOC 134 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस भी आ चुकी हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको जाकर देखने तो देख सकते हैं। इसके मैंने शायद PYQ के साथ साथ में मैंने कुछ चैप्टर्स भी कंप्लीट कर रखे हैं इसके, तो उसकी भी लिस्ट होगी तो मैं दे दूंगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र जांच की विधि सोशियोलॉजी का है, ये टॉपिक है बेसिकली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको आपका क्वेश्चन पेपर दिखा ही देता हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में आता है और ये हिंदी में है। मतलब आपको जो पेज मिलेगा ना, एक उसमें इंग्लिश होगी, एक तरफ हिंदी होगी। तो घबराना नहीं है कि इंग्लिश में मिलेगा कि हिंदी में मिलेगा, दोनों लैंग्वेज में मिलता है। 100 मार्क्स, 3 घंटे। ठीक है, 400 नंबर, बेसिकली 400 वर्ड्स में आपको लिखना होता है आंसर। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 400 मतलब 4 पेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप देख लेना एक बार पॉज कर करके। आप डाउनलोड कर सकते हो इसको ऑनलाइन जाके डायरेक्ट। आप जो सब्जेक्ट कोड है आपका, ठीक है, ये क्या है ऊपर, BSOC। ठीक है, इसको आप 134 सर्च करेंगे क्वेश्चन पेपर के साथ में, तो डायरेक्टली आपको दिख जाता है। वहाँ पे लिंक पे क्लिक करते हैं आप लोग, जो आप वेबसाइट आती है तो वो आपको दिखा देती है क्वेश्चन पेपर। आपको जिस मर्जी का चाहिए, दिसंबर का, जनवरी का, सॉरी जुलाई का, 24, 25, 26, मतलब जो जो हो चुके हैं अभी तक, 23, 22, 23 के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं करा रहा हूँ आज। इससे पहले मैंने जून का करा रखा है, तो उसका लिंक मैंने दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, ये बहुत इजी होता है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। आपको बस मैं जो बोलूंगा आपको वो सुनना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है गुणात्मक और मात्रात्मक शोध के बीच अंतर। ठीक है, दो शब्द हैं यहाँ पे, एक होता है गुणात्मक, एक होता है मात्रात्मक। कि गुणात्मक मतलब होता है बेसिकली, नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ। गुणात्मक का मतलब होता है गुण। ठीक है, मतलब जहाँ पे क्वालिटी होती है ना, उसको गुण कहते हैं। और मात्रात्मक मतलब डाटा। ठीक है, कोई डाटा हो सकता है, उसको हम मात्रात्मक कहते हैं, यानी कि संख्या, नंबर, डाटा, उसको। सबसे पहले हम गुणात्मक की बात करते हैं। मैंने आपको बताया, जो बेसिकली क्वालिटी होती है उसको हम बोलते हैं। इसमें क्या है, गुणात्मक शोध में हम गुणात्मक रिसर्च करते हैं, मतलब क्वांटिटिव रिसर्च करते हैं। क्वालिटिव रिसर्च करते हैं यानी कि क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्वालिटी से मतलब है चीज़ों को देखकर, उनसे बात कर कर, लोगों से उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करना। एग्जाम्पल के लिए, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो यहाँ पर वो इंटरव्यू जो लेता है, जो भी व्यक्ति बैठा होता है, मैनेजर, HR जो भी होता है, तो वो लोग आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, आप उसका जवाब देते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से जवाब देते हैं, उनको अगर पसंद आता है तो आपको हायर करते हैं, अदरवाइज आपको फायर कर देते हैं। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं गुणात्मक। मतलब इंटरव्यू के थ्रू आपको समझना कि आपके अंदर क्वालिटीज है कि नहीं है, उसको हम गुणात्मक कहते हैं। फिर उससे पहले वो कुछ प्रोसेस भी होता है, मतलब जैसे कि आपकी मार्कशीट चेक करना वगैरह वगैरह। वैसे उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको चाहिए एक सॉफ्ट स्किल्ड वाला पर्सन, जिसको अच्छा कुछ आता हो। ठीक है, उससे आता हो, मतलब नॉर्मली उन वो कागजों पर नहीं देख रहे हैं आजकल। अब कोई भी जॉब के लिए जाते हैं तो कागज नहीं देखते हैं वो लोग, आपके स्किल देख रहे हैं। ठीक है, तो स्किल्स पे काम करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये गैर संख्यात्मक डेटा पर केंद्रित होता है बेसिकली, मैंने आपको बता दिया है, यानी कि फोटो को देखकर, ठीक है, तारीफ करना वगैरह वगैरह। शब्द जो होते हैं अवलोकन, इंटरव्यू के थ्रू, वो सब मैंने आपको समझा दिया है। आप इतने समझदार हो गए हैं कि आप समझ जाएंगे कि जो गुणात्मक होता है उसका मतलब क्या होता है। गुण मतलब जिसमें कि क्वालिटी हो, उसको। ठीक है, जॉब भी उसी को मिलती है जिसके पास क्वालिटीज होती हैं। सेकंड चीज, फीचर्स, विशेषताएं। तो डाटा के प्रकार होते हैं। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसमें संख्या नहीं होती है। गुणात्मक जो शोध होते हैं उसमें संख्या नहीं होती है। उसमें बिना संख्याओं के चीज़ों को हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, शोध रिसर्च करते हैं। बेसिकली शोध जो होता है उसको मतलब होता है रिसर्च करना। ठीक है, ऑडियो वीडियो के थ्रू। उद्देश्य क्या होता है कि भाई क्यों है, कैसे है, इसको जानना। कि भाई ये जो बंदा आया है मेरे पास इंटरव्यू के लिए, ये कौन है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसके पास क्या नौकरी, मतलब क्या एक्सपीरियंस है कि नहीं है, क्या कर रखा है इसने, बोलने की तरीका, ठीक है, मतलब सब कुछ उसका बिहेवियर चेक करना होता है। वो इसके अंदर आता है। ठीक है, गुणात्मक अध्ययन के अंदर या गुणात्मक शोध के अंदर। नमूना जो है इसमें क्या है, छोटा होता है क्योंकि गहराई से जानकारी हासिल करनी होती है। मतलब नमूना छोटे से मतलब है कि
एक बंदा खड़ा है, वही तो है, मतलब उसी से बात करनी है आपको ऑब्वियसली, तो इसलिए छोटा नमूना एक बंदा होगा, उससे आपको बात करनी होगी, तब आपको पता चलेगा। देखो ये जो नॉर्मल शोध जो होता है ना, देखो इसका मतलब क्या है, कोई भी समाजशास्त्री, आप इसको पढ़ रहे हो, आपने थोड़ा बहुत तो पढ़े होगा, समाजशास्त्री भी एक व्यक्ति होता है, सोशियोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं, जो समाज में लोगों की अध्ययन करता है। तो वो लोग इस तरीके की चीज़ों को अपनाते हैं ना, समाज को जब उनको स्टडी करना होता है तो वो बीच में जाके लोगों के जब स्टडी करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उसको बोलते हैं गुणात्मक शोध। ठीक है, गुणात्मक शोध यानी कि उन लोगों से बात करके, उनकी राय समझ के कि क्या सोचते हैं वो किसी टॉपिक पे, वो अपना रिसर्च करते हैं। ठीक है, इसी को गुणात्मक शोध कहते हैं। इतना हो गया। अब इसमें जो तरीके मैंने आपको बता रखे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। सेकंड पे आते हैं, मात्रात्मक के बारे में बात करते हैं। सेकंड होता है क्वांटिटिव, यानी कि जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब मात्रात्मक मतलब नंबर्स, जब आप आंकड़ों के आधार पे चीज़ों को स्टडी करते हो, जैसे कि जनगणना नहीं होती, तो जनगणना में क्या होता है, एक व्यक्ति हमारे घर आता है, पूछता है कि घर में कितने लोग हैं, एज क्या है, क्या-क्या नाम है, इस तरीके से संबंध क्या है। तो वो सब जानने के बाद वो किसी और के घर पे जाएगा। तो ये जो जनगणना होती है ना, ये होती है मात्रात्मक शोध। ठीक है, इसमें मतलब पता चलना होता है कि कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं, इन सबको पता लगाना मात्रात्मक शोध में आता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जनगणना, आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी मात्रात्मक आए तो जनगणना याद रखना है, जब भी गुणात्मक आए तो इंटरव्यू याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा विशेषताओं में, इसमें आपको डेटा का यूज़ होता है, बड़ी संख्या में संख्या होती है, उसमें आंकड़े हो सकते हैं, डेटा हो सकते हैं, राइट? उसका उद्देश्य क्या होता है? रुझानों को समझना। अब जैसे कि इसमें ये भी होता है, जैसे कि इलेक्शंस अभी हुए थे कुछ समय पहले लोकसभा के, तो उसमें रुझान समझना, जैसे कि कौन आगे जा रहा है, कौन आगे, कौन पीछे है, तो वो सब रुझान होते हैं। ठीक है, कल्पना का परीक्षण करना, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, इनको देखना। ठीक है, पॉलिंग उसको बोलते हैं। निष्कर्ष को बड़ी आबादी क्या मानती है पर रखना, मतलब ज़्यादा लोग क्या सोचते हैं किस टॉपिक के बारे में, वो उस पे ये ध्यान देता है। ये जो मात्रात्मक शोध है ना, कि जो बड़े ज़्यादा संख्या वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है इस टॉपिक का। ठीक है, बाकी मात्रात्मक में जो सही होगा उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ना कि ज़्यादा लोगों पर। ठीक है, वो कम लोगों से ज़्यादा जानकारी हासिल करता है, लेकिन ये ज़्यादा लोगों से कम जानकारी हासिल कर पाता है। मात्रात्मक की बात कर रहा हूँ सेकंड में। ठीक है, बाकी रिजल्ट्स में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था डाटा कलेक्शन में, कि सर्वे के थ्रू जो है ये आपको देखने को मिलता है। इसमें रिजल्ट क्या आता है, सटीक जानकारी मिल पाती है आपको चीज़ों के बारे में, परसेंटेज में, रेशियो में। अब जैसे कि पुरुष और महिला के बीच में जो परसेंटेज का आता है ना, कि भाई कितना रेशियो है, कितना परसेंटेज है, तो हम मान के चलते हैं कि अभी फिलहाल में तो बराबर है शायद, लेकिन मैं बोलूँ कि 4 पुरुष पे 3 महिला। ठीक है? तो ये क्या है, एक रेशियो है, जिससे कि हमें पता चलता है कि 4 पुरुष के ऊपर 3 महिला, मतलब या फिर 3 महिला के ऊपर 4 पुरुष। ठीक है? मतलब पुरुष ज़्यादा है, महिला कम है, 1 महिला की कमी है। तो ये दिखाता है कि लैंगिक भेदभाव है, उसकी वजह से महिलाओं में कमी है, महिला कम है इंडिया में। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है, निर्जातीय पद्धति क्या होती है? एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा था कि भई जो बेसिकली निर्जातीय पद्धति, इस पे मतलब लिखा हुआ मैंने कि एक सामाजिक विज्ञान की पद्धति है, जो लोगों के दैनिक जीवन में सामाजिक व्यवस्था को समझने और बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाली तरीकों का अध्ययन है। बेसिकली क्या कह रहा है, दैनिक जीवन में जो भी सामाजिक व्यवस्था होती है, जो भी सिस्टम हम काम चलते, जो भी कार्य हम करते हैं, उसको समझना। ठीक है, यानी कि जो भी नॉर्मली चीज़ें होती है समाज में, उनको समझना और उन पे समझने और बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीका, बेसिकली एक प्रकार का मेथड इसको आप कह सकते हो, जिससे कि हमें पता चलता है कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से व्यवहारिक अध्ययन है, ये भी एक गुणात्मक अध्ययन है। ये मात्रात्मक मत लेना इसको, ये गुणात्मक अध्ययन है। ठीक है, तो निजाती पद्धति एक प्रकार की गुणात्मक है, इसमें हम गुणों का अध्ययन करते हैं इंटरव्यू के थ्रू। ठीक है, लोगों के पास जाके उनसे सवाल पूछते हैं, जैसे कि रिपोर्टर नहीं होते, तो वो बाय बाय लोगों के पास जाते हैं बारी बारी से, उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? कोई भी घटना होती है तो वो पूछते हैं ना वहाँ पे जाके, जैसे कि अभी फिलहाल में अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, और इससे पहले आतंकवादी हमले हुए कश्मीर में, पहलगाँव में, तो वो वहाँ पे लोग गए होंगे, रिपोर्टर तो गए शायद नहीं गए वहाँ पे। तो जो लोग थे वहाँ पे बता रहे थे कि ऐसे-ऐसे हुआ है, तो वो कैसे पता चला? वो भी एक प्रकार का निजात पद्धति ही है, उनसे जानना कि क्या हुआ था यहाँ पे, कैसे हुआ था।
उन उसको ही हम यहाँ पे निर्जातीय पद्धति बोलते हैं। आप समझ गए होंगे निर्जाति का मतलब क्या होता है। उसके बाद इसके कुछ प्रकार होते हैं। प्रकारों में सबसे पहला होता है व्यवहारिक कार्यों और व्यवहारिक तर्क का संगठन। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो बिहेवियर है, जैसे कि मेरे पास कोई व्यक्ति आएगा तो मेरा बिहेवियर जानेगा कि कैसा हम मतलब मैं कैसा हूँ बात करने में, नॉलेज मेरा मेंटालिटी कैसी है। तो ये क्या है, एक तर्क है। मतलब इसमें क्या होता है, मैं व्यवहार को बता रहा हूँ उसको, या मैं उसके व्यवहार को जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कैसा व्यक्ति है। मैं पूछता हूँ क्या क्या हाल है भाई, हेलो भाई कैसे, नमस्ते। तो ये क्या क्या मतलब तरीका होता है ये जानने का सामने वाले को कि वो कैसा है, उसकी टोन चेक चेक करना कि भाई अच्छा है बुरा है। तो वो एक जो है निर्जात पद्धति के अंदर आता है। बातचीत विशेषण होती है यहाँ पे, मतलब बातचीत के थ्रू लोगों के बारे में जानकारी हासिल करना, वो ये सेम चीज़। उसके अलावा संस्थागत में जैसे कि पुलिस होती है ना, पुलिस पूछताछ करती है लोगों से, तो वैसा ही इसको संस्थागत में ले सकते हैं। इसको भी निर्जातीय बोलते हैं। उसको उनके बारे में जानना कि बता चोरी किसने की है। तो वो थोड़ा-सा डराने की कोशिश करते हैं बंदे को कि बता दे वो सच्चाई है, क्या है, ठीक है? तो ये हो गया है। चिकित्सा में हो सकता है, डॉक्टर पूछता है आपसे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है? क्या हो रहा है? पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब कोई बीमारी होती है तो वो यही पूछते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस। तो एक प्रकार की निर्जातीय पद्धति है जिससे कि हम जानने की कोशिश करते हैं सामने वाले की कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? क्या क्या है, कैसा है, क्यों है? इस तरीके की चीज़ें जो है इसमें आती हैं। इसकी विशेषताएँ हैं जैसे कि कुछ और विशेषताएँ हैं जैसे कि इसमें, वो प्रकार से ही विशेषताएँ हैं। जैसे कि रोज़मर्रा की जो सांसारिक प्रथा पर जो है ध्यान केंद्रित करता है ये, जो नॉर्मल चीज़ों में जो जो हमारे घरों में होता है, उस पे फ़ोकस रहता है इसका। उसके अलावा सदस्यों की जो पद्धतियों पर जोर रखता है ना कि सामान्य ज्ञान क्या है लोगों का, कैसी नॉलेज रखते हैं लोग। अब बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे घूमते हैं, मतलब नॉर्मली जो जगहों पर जहाँ पे ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है, कनॉट प्लेस दिल्ली जैसे क्षेत्र में, वो लोग सवाल पूछते हैं लोगों से कि बताओ इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है? और अमेरिका का कौन है? यहाँ का कौन है? वहाँ का कौन है? सबसे अमीर कंट्री कौन है? ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, एक ये भी प्रकार का निर्जातीय पद्धति है। लोगों की मेंटालिटी चेक करना, उनके उनके पास कितनी नॉलेज है, वगैरह-वगैरह। ठीक है? प्रक्रिया जो है वो एक इसके अंतर्गत आती है। व्यावहारिक तर्क जो है नॉर्मली हम लोग किसी टॉपिक पे डिबेट करते हैं, है ना? जैसे कि बहुत सारे लोग अभी तो रिलिजन पे, पॉलिटिक्स पे डिबेट करते हैं तो बुरा मान जाते हैं। ठीक है, अगर उनकी तर्क की बात नहीं हो रही है तो वो बुरा मानते हैं। तो ये व्यावहारिक हमें पता चलता है कि अभी लोगों की मेंटालिटी थोड़ी बिगड़ गई है फिलहाल में। ठीक है? और उसके अलावा सूचकांकीयता, यानी कि ये एक यहाँ पर ठंडा है या ये ठंडा है। ये देखो, ये जो कुछ शब्द होते हैं ना, हम शब्द का इस्तेमाल हमें सही से करना चाहिए। तो ये भी जो है हमारी मेंटालिटी दिखाता है। जब हम बोलते हैं कि ठंडा है, तो ठंडा मतलब पानी रखा हुआ है तो ठीक है, चल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति को हम बोलते हैं ठंडा है, इसका मतलब कि उसमें दम नहीं है। ऐसी चीज़ें जो निकल के आती है कि ठंडा है, इसकी कुछ कर नहीं सकता। मतलब गलत-गलत जो अवधारणा है वो बन सकती है उस चीज़ को लेके। मतलब एक शब्द, छोटा-सा शब्द है वो, उसका जो मीनिंग है वो कई सारे निकल सकते हैं। तो हमें शब्दों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा रिफ्लेक्टिविटी, यानी कि जैसा हम दूसरों से बात करेंगे वैसे हमें मिलेगा, तो उसी हिसाब से हमें बात करनी चाहिए लोगों से। व्यवहार में अच्छा रखना रहना चाहिए हमें, ठीक है? दूसरों से तो जैसा हम बात करेंगे वैसे ही हमें वापस मिलेगा। हम तमीज़ से बात करेंगे, लोग हमें वापस अच्छे से रिप्लाई करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, पुरुष केंद्रीकृत पद्धति की आलोचना कीजिए। तो यानी कि ऐसी पद्धतियाँ जो सिर्फ़ पुरुषों को ध्यान में रखते हुए सर्वे करती है, पुरुषों से ही जानकारी हासिल करेगी और उसी को ही दे देती है। ठीक है? तो उस पद्धति की पूछ रहा है कि उसमें क्या-क्या आलोचनाएँ हम कर सकते हैं। तो बहुत सारी मैंने चीज़ें यहाँ पे लिख दी है, वैसे बहुत सारी तो नहीं हो पाई, जितना हो पाया मुझसे मैंने लिख दिया। जैसे कि महिलाओं के अनुभव और आवाज़ों की जो अनदेखी होती है इसमें, सबसे मेन चीज़ तो ये होती है। शुरुआत में तक इतिहास में भी देखो आप, पहले भी ऐसे ही होता है कि जो भी आप स्टोरी सुनते आए हो ना, चाहे वो कोई भी हो, रामायण, महाभारत हो, तो वो महिलाओं का जो एक तरीके से जो रोल है ना, उसमें वो ना के बराबर होता है और महिलाओं को एक गलत तरीके से पेश किया जाता है, मतलब गलत तरीके से प्रेज़ेंट करने की कोशिश की जाती है। तो वहाँ पे जो है महिलाओं को दबाने की कोशिश, उनकी आवाज़ को अनदेखा करना, ठीक है? उनके एक्सपीरियंस को ना जानना, ये जो है, ये रहता है, इसमें थोड़ी गड़बड़ी वाली बात रहती है। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम्पल्स में पुरुष का युद्ध जैसे कि होता है, तो महिला का कोई रोल नहीं होता उसमें, और पॉलिटिक्स में भी महिलाओं का रोल नहीं था उस समय, इतिहास में, आज तो है। ठीक है, आज है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कि पंचायत वगैरह में खड़ी होती हैं महिलाएँ, तो वहाँ पर भी उतना उनको जो मिलना चाहिए ना,
सम्मान वो नहीं मिलता है, क्योंकि उनके जो फैमिली वाले लोग हैं वो चलाते हैं ज़्यादातर काम, जो भी फैसले होते हैं उन्हीं के लिए वही होता है, मतलब वही लेते हैं। उसके अलावा लैंगिक असमानता और रूढ़िवादिता को बढ़ाता है ये। ऑब्वियसली लैंगिक समानता जो है, जो असमानता है वो बढ़ती है इन चीज़ों से। निर्णय लेने की जो क्षमता है, जो प्रक्रिया है, वो महिलाओं की कम है। अभी है, ठीक है? मेरे घर में तो भाई हम सबकी चलती है, मतलब सभी बैठ के फैसले लेते हैं कि क्या करना चाहिए, तो जिसका बहुमत होता है वो जीत जाता है। ठीक है? ऐसे ही होना चाहिए, मतलब फैमिली में हम लोग ऐसा ना हो कि भाई किसी एक की सुन रहे हैं, बस वो ही चला रहा है अपनी। तो हम लोग डिसीज़न करते हैं, सब लोग वोट करते हैं, तो उसके बाद जो जीतता है वो उसकी मानी जाती है बात। जैसे कि क्या खाना बनेगा घर में, तो हम वोट करते हैं कि कौन-कौन क्या खाएगा। ठीक है? मतलब मुझे कोई पसंद है तो मैं पूछूँगा अभी कौन-कौन खाएगा इस चीज़ को, तो अगर बहुमत है तो वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तो फिर वही चीज़ बनती है घर में, तो ये रहता है। उसके अलावा हिंसा और उत्पादन का शिकार होती है महिलाएँ, नॉर्मली हमेशा दिखते हुए आ रहा है। ज्ञान सिद्धांतों में जो है पक्षपात होता है उनके साथ में, है ना? मतलब रिसर्च में देखा जाए तो, है ना? हिस्ट्री में देखा जाए तो, पॉलिटिक्स में, अर्थशास्त्र में, तो उनसे भी भेदभाव आता होता रहा है हमेशा से। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन, सिद्धांत क्या है? इसके मुख्य तत्व की चर्चा कीजिए। तो सिद्धांत बेसिकली हम कहते हैं ना कि मेरा सिद्धांत ये है। हमारी फैमिली में जैसे कि हमारे घर के बड़े होते हैं तो उनके कुछ सिद्धांत होते हैं कि भाई घर में रात में नहीं जाना है कि कहीं पर भी, है ना? लेट नहीं होना है घर में आने से, मतलब 1 घंटा पहले आ जाना है, या मतलब 8 8 बजे के बाद गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद आप आ नहीं सकते अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब सिद्धांत इसको कहते हैं। सभी का अपना-अपना एक अलग सिद्धांत होता है। कह रहा है कि किसी घटना का एक सही तरीके से एक्सप्लेन करना, उसको स्पष्टीकरण लिख देना उसके बारे में, उसको सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। बाकी ये केवल अनुमान नहीं होता, बल्कि कठोर रूप से विकसित ढाँचा होता है। यानी कि जैसे कि हमारी फैमिली में हमारे फादर बना देते हैं कि भाई ये करना है, ये नहीं करना, है ना? घर में कोई भी रात के 9 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकता, घर में नहीं आ सकता। तो ये चीज़ें जो है, एक पाबंदियाँ जो हैं वो सिद्धांतों में आती है। ठीक है? और ये भविष्यवाणी भी करने की छूट देता है व्यक्ति को। जैसे कि हमारे फादर बोलते हैं ना कि भाई मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा सिद्धांत है कि ये हो सकता है, बारिश आ सकती है। तो ये सिद्धांत जो है हमारे पुराने होते हैं, हम हमारे पूर्वज हमें देके गए होते हैं, फिर हम उनको फॉलो करते करते हैं, राइट? यहाँ पे कुछ तत्व हैं, मतलब ऊपर क्वेश्चन में भी पूछा था उसने तत्व बताने के लिए, जो कि सिद्धांत जो है उसका निर्माण करते हैं। जैसे कि अब अवधारणा कुछ हम हमारी बन जाती है चीज़ों को लेके कि ऐसा होता होगा, ऐसा ही होता है, या फिर जो फैक्ट होते हो सकते हैं, चर मतलब फैक्ट होता है। मतलब फैक्ट कि भई ऐसा ही होता है, सूरज यहाँ से ही उगता है ना? पश्चिम से ही उगता है, पूर्व से उगता है, जो जो भी है। तो ये क्या है? एक फैक्ट हो गया, मतलब चरण अवधारणा, फैक्ट और इमेजिनेशन हमने कर ली, है ना? ये सब चीज़ें जो है ना, सिद्धांत को विकसित करती है ना? अब मोस्टली जो मान्यताएँ होती है ना? धर्म धर्म मान्यताएँ जो हम फॉलो करते हैं, तो वो भी हमारी एक सिद्धांत हो सकते हैं। और एक कारण तंत्र हो सकता है, यानी कि हम किसी चीज़ को छुपाने के लिए कोई और रीज़न देते हैं कि भाई इसलिए नहीं करना चाहिए, है ना? हम जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें शुरू में बोलते थे बचपन में कि जब तरबूज खाते तो उसके ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए, ज़हर बन जाता है ना? तो ये क्या है, एक प्रकार का सिद्धांत है, मतलब धारणा बन गई लोगों में कि ऐसा होता होगा कि भाई ज़हर बन जाता है, पर ज़हर नहीं बनता, वो तरबूज में बहुत सारा पानी होता है। इसलिए लोग मना करते हैं कि रात को या फिर जब भी आप खाते हो तरबूज, उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पर बच्चे होते हैं ना तो वो पीते ही हैं, मतलब उनको कुछ लोग होते हैं जो कि उनको आदत होती है पानी पीने की, कुछ भी खाते हैं उसके बाद पानी पीते ही हैं। उसके अलावा मिथ्याकरण कोई भी मतलब चीज़ होती है तो उसके उसकी मिथ्या जो है उसके लायक होता है वो, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ बन गई उसकी मिथ्या नहीं हो सकती, होती है, ठीक है? कोई इनोवेशंस होती है, जैसे कि शुरुआत में जो गाड़ियाँ थी, ठीक है? पहले गाड़ी चलती थी सालों, मतलब सालों तक चल रही है गाड़ियाँ, CO2 रिलीज़ कर रही है, पता ही नहीं है किसी को। फिर बाद में एक रिसर्च होती है जिससे पता चलता है कि बस CO2 निकलता है गाड़ियों से, फिर उसकी मिथ्या होने लगी कि कितनी बेकार चीज़ है, चलो ईवी पे चलते हैं। तो ये जो है सिद्धांत हमारे बन जाते हैं, हम लोग उसी को फ़ॉलो करने लगते हैं, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है पूर्व आंकड़े संग्रह करने में ICT के उपयोग। प्रैक्टिकल जो माध्यम होते हैं, यानी कि आप सोशल मीडिया से, गूगल से, इन सब से जो इंटरनेट से जो माध्यम, मतलब जो आँकड़े इकट्ठे करते हो उसकी बात कर रहा है कि जो हम जब आँकड़े इकट्ठे करते हैं तो कैसे-कैसे कैसे हेल्पफुल होता है वो आँकड़े इकट्ठे करने के लिए हमारे लिए जो सोशल मीडिया है। तो भाई बहुत सारे तरीके हैं, आप उपयोग आपको आप कर सकते हैं उन चीज़ों का। डिजिटल लाइब्रेरी है हमारे पास, है ना? ऑनलाइन जाके आप कुछ भी रिसर्च कर सकते हो।
डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स है और उन्नत इंजन जो है हमारे पास, जो जैसे कि चैट जीपीटी है, एआई है। तो ये जो इंजन जो काम करते हैं ना, ये कुछ भी सर्च करो आप, डालो कि इंडिया में कितने लोग पुरुष हैं, कितने शादीशुदा हैं, तो वो कुछ जो आंकड़ा उसके पास होगा वो देगा आपको। ठीक है, मतलब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। और एटलीस्ट ऑनलाइन मीडिया जो है वो प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं आपके पास, लोगों तक आप पहुंच सकते हो, उनसे जानकारी हासिल कर सकते हो उनके बारे में, घर बैठे बैठे बिना जाए हुए कहीं पर। ऑनलाइन डाटाबेस आप कर सकते हो। ईमेल जो है आपके पास है, और अन्य विकल्प है, व्हाट्सएप, ईमेल, ट्विटर, उसके अलावा ट्विटर के अलावा और भी चीज़ें हैं। ठीक है, टेलीग्राम, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये वाली तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, गूगल फॉर्म जो है, जैसे कि गूगल सर्वे आप देखने को मिलता है ना कि भाई गूगल सर्वे आते हैं बहुत बार। अभी जैसे कि लॉकडाउन के समय में जब असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहे थे इग्नू में, मतलब ऑफलाइन, तो हमें ऑनलाइन करने पड़ते थे, फोटो खींच के पीडीएफ स्कैन करके फिर। तो वो सर्वे वाला एक पेज खुलता था उसमें लिंक से, और उससे हमें जो है करना पड़ता था अपलोड, मतलब लॉकडाउन के टाइम पे। उसके अलावा उपयोग सहयोग उपकरण जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट 365 है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती है। आप इजीली लोगों तक पहुंच सकते हैं अपने घर बैठे बैठे, जैसे कि आज मैं पहुंच पा रहा हूं आप तक। ठीक है, और बताना मुझे पहुंचा मैं आप तक तो कुछ मैं आपकी हेल्प कर पाया कि नहीं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का, इसके अलावा जो वीडियो डली हुई है उसका भी। और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे मैंने। ठीक है, तो लिंक मांगना मत फिर, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है मैंने, वहाँ पे सारी जो भी पीडीएफ होगी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।